आसमान, जमीन की तलाश ना कर। जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही। मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। तो आज हम फिर से अपनी वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके सामने, और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, जो कुछ प्रश्न हल करेंगे और थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस टॉपिक की, वो भी हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो आएगा आपकी हिंदी में। किसमें पूछा जाएगा? हिंदी में। यानी जिन्होंने भाषा प्रथम में हिंदी को चुना है, उनमें एक प्रकरण आता है संधि का, संधि समास। तो आज हम शुरुआत करेंगे संधियों से, और संधियों के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो कुछ संधियों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि संधि क्या है और संधि किसे कहते हैं। ये आपकी हिंदी में पूछी जाती है संधि। और जो संधि जो शब्द है वह किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे। तो जो संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। क्या है? सम प्लस धी। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और धी। और इस दोनों शब्दों को मिलाकर ये बनता है संधि। क्या बनता है? संधि। और संधि को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। या तो हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर स्वर रहित न का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी आधे न का भी प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। दोनों ही क्या होते हैं? सही होते हैं। अब ये दोनों सही क्यों होते हैं? इसके लिए जब हम संधियों को विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे होंगे, तब हम इसको जान पाएंगे कि दोनों ही जो लिखे हुए हैं, यह भी लिखा हुआ है, इसमें अनुस्वार प्रयुक्त हुआ है और इसमें आधा न प्रयुक्त हुआ है, ये दोनों ही क्या होते हैं? सही होते हैं। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस धी। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब एक नियम आता है कि यदि म हो, क्या हो? स्वर रहित यदि म हो और उसके बाद क से लेकर म तक का कोई भी वर्ण हो, क्या है नियम? क्या कहता है? पहले क्या हो, यानी पहले पद का जो अंतिम वर्ण हो वो हो स्वर रहित म, और उसके बाद क से लेकर म तक का कोई भी वर्ण हो, तो क्या होता है? इस म का क्या हो जाता है? इस म का क्या बन जाता है? इस म का या तो क्या हो जाता है? अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है? इसका अनुस्वार बन जाता है। या फिर जो दूसरे पद का जो पहला वर्ण होता है उस वर्ग का पांचवा अक्षर यानी पांचवा वर्ण यहां पर लिख दिया जाता है। यह नियम कहता है या तो अनुस्वार बनता है, या फिर जो दूसरे पद का पहला जो वर्ण होता है उसका पांचवा वर्ण यहां पर बनता है। तो इसमें क्या है? म है। तो जब म है और म के आगे क्या है? क से लेकर म तक का कोई वर्ण ध है, तो क्या होगा? या तो अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह किसका प्रयोग हो जाएगा? अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा, या फिर इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? पांचवे वर्ण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पांचवे वर्ण का प्रयोग करेंगे। तो पांचवा वर्ण क्या होगा? त वर्ग का। त वर्ग का पांचवा वर्ण होगा न, इसलिए हम यहाँ पर न का यूज भी करते हैं। तो इसलिए संधि का यानी यह भी सही है और यह भी सही है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि संधि क्या है और ये किन दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि माने होता क्या है, और हिंदी में संधि की क्या जरूरत पड़ी। तो संधि का जो मतलब होता है वो होता है मेल। क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, या कह सकते हैं जोड़ना। क्या कह सकते हैं? जोड़ना, ठीक है, किन्हीं दो चीजों को जोड़ना, या कह सकते हैं योग। क्या कह सकते हैं? योग। तो ये होता है संधि का शाब्दिक अर्थ। तो अगर परीक्षा में वैसे यहां से तो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी समझ के लिए यह जानना जरूरी होता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, या फिर जोड़ना, या फिर योग। अब बात करेंगे संधि में किसका योग होता है,
ठीक है, और संधि की जरूरत क्यों पड़ी, हिंदी में ही हम संधि को क्यों पढ़ते हैं। तो जब भी हम नए शब्दों को, जब भी हमें नया शब्द बनाना होता है किन्हीं दो शब्दों को मिलाकर, तब हमें संधि की जरूरत पड़ती है। क्योंकि नया शब्द जब ही बनता है जब हम किसी दो शब्दों को मिलाते हैं और उसके द्वारा हम एक कोई नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो जब दो शब्दों का जब योग होगा या दो वर्णों का जब योग होगा, तभी क्या होगा, उसमें विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा, क्या उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा। विकार यानी परिवर्तन। तो संधि में क्या होता है, संधि में हम कह सकते हैं दो वर्णों का योग होता है। क्या होता है, दो वर्णों का योग। दो वर्णों के योग से, क्या है परिभाषा संधि की, दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार, क्या, दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। उत्पन्न विकार, विकार यानी परिवर्तन, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। यह है संधि की परिभाषा। ठीक है, यानी दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो योग है वो किस प्रकार से होता है और संधियों के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो फिर यहां पर हम यह पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संधियों के प्रकार कितने हैं और मूलतः यह कितने प्रकार की होती है। तो संधि में हमें पता है कि दो वर्णों का योग होता है। कितने वर्णों का योग होता है, दो वर्णों का योग होता है। तो आपको सबसे पहले यह बता देते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, अब ये तीन ही प्रकार क्यों होते हैं, पहला प्रश्न ये आता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वर्णों का योग होता है, क्योंकि वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। तो वर्णों के योग, ठीक है, तो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और वर्णों का योग किस प्रकार से होता है ये हम जानते हैं। तो वर्णों का योग होता है 6 प्रकार से। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से क्या होता है, वर्णों का योग होता है। अब कैसे कैसे वर्णों का योग हो सकता है आइए जानते हैं। या तो स्वर से क्या मिल सकता है, स्वर का योग हो सकता है। किसका योग हो सकता है, स्वर का, स्वर के साथ क्या हो सकता है, योग हो सकता है। या फिर व्यंजन का किसके साथ हो सकता है, स्वर के साथ हो सकता है। ठीक है, स्वर का स्वर के साथ हो सकता है, या फिर व्यंजन का स्वर के साथ हो सकता है, या फिर स्वर का व्यंजन के साथ हो सकता है। ठीक है, या फिर व्यंजन योग करता है व्यंजन से, ठीक है, या फिर हो सकता है विसर्ग, विसर्ग योग करे किससे, स्वर से, और या फिर विसर्ग योग करे किससे, व्यंजन से। तो इस प्रकार कुल हमारे 6 प्रकार से वर्णों का योग हो सकता है। ठीक है, तो यानी स्वर स्वर से योग कर सकता है, या व्यंजन स्वर से योग कर सकता है, या स्वर व्यंजन से योग कर सकता है, या फिर व्यंजन और व्यंजन मिल सकते हैं, या फिर विसर्ग और स्वर मिल सकते हैं, या फिर विसर्ग और व्यंजन मिल सकते हैं। अब स्वर और व्यंजन की बात क्यों की, क्योंकि यही तो वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो दो वर्ण यानी दो वर्णों के योग से बना विकार क्या होता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसलिए यहां पर क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार से क्या होते हैं, योग होते हैं। अब क्या कहते हैं, जब स्वर से स्वर मिलता है, क्या, जब स्वर स्वर से ही मेल करता है तो उस संधि को क्या कहा जाता है, उस संधि को कहते हैं हम स्वर संधि। क्या नाम देते हैं हम,
स्वर संधि। ठीक है, यानी जब स्वर स्वर से मेल करे, ठीक है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, तो जब यह विकार उत्पन्न करेगा तो यह कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। बात करें व्यंजन स्वर से मिले या स्वर व्यंजन से मिले या फिर व्यंजन व्यंजन से मिले, इन तीनों में जो संधि होती है वो होती है व्यंजन संधि। कौन सी होती है, व्यंजन संधि। कौन सी होती है, व्यंजन संधि। ठीक है, जब व्यंजन स्वर से मेल करे या स्वर व्यंजन से मेल करे या फिर व्यंजन और व्यंजन मेल करें, तो तीनों ही परिस्थितियों में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। पहले में स्वर और स्वर मिलेंगे तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। व्यंजन स्वर से मिले, स्वर व्यंजन से मिले या फिर व्यंजन व्यंजन से मिले तो वो व्यंजन संधि होती है। और यदि विसर्ग स्वर से मिलता है या फिर विसर्ग व्यंजन से मिलता है तो जो संधि होती है उसे अब नाम देते हैं विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से हिंदी में ये तीन संधि बनकर हमारे सामने आई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि संधि के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अंत में विसर्ग संधि। ठीक है, और क्यों होते हैं, 3 ही प्रकार क्यों होते हैं, क्योंकि 6 प्रकार से वर्णों का योग हो सकता है। यही क्या है, संभव है 6 प्रकार के योग, और इन्हीं 6 प्रकार के योग से ही हम 3 संधि को निकाल पाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आपके मन में यदि प्रश्न यह उठ रहा है कि जो विसर्ग है, क्या है, जो विसर्ग है, तो हम स्वर के साथ विसर्ग को क्यों नहीं योग करा सकते, तो ये याद रखने की बात है, क्योंकि विसर्ग हमेशा किसी के पीछे ही आता है। जैसे नमः, तो नमः में जो विसर्ग है वो हमेशा क्या रहेगा, पीछे आएगा। कभी भी जो विसर्ग है वो आगे नहीं आ सकते, इसलिए ये कभी भी पीछे, यानी जो अंतिम पद होगा उसका पहला वर्ण कभी भी विसर्ग नहीं हो सकता। इसलिए इधर की साइड जो मैंने लिखी है वो विसर्ग यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए विसर्ग केवल आगे ही आ सकते हैं। तो विसर्ग से स्वर मेल कर सकता है या फिर विसर्ग से व्यंजन मेल कर सकता है, यही 2 परिस्थिति बन सकती है, बाकी अलावा इस कोई भी परिस्थिति नहीं बनेगी। तो ये भी आपको याद रखना है, 6 प्रकार के योग से 3 संधियां निकलकर आती हैं। अब बात करेंगे एक एक संधि की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये आपको साथ साथ नोट भी करना है, ताकि बाद में यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नोट भी हो जाएगा। तो साथ ही साथ आपको नोट भी करते चले जाना है, और जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताऊंगा वो भी आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। विस्तार में यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे प्रश्नों पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रकार क्या बताया था, स्वर संधि। क्या बताया था, स्वर संधि। तो स्वर संधि हम समझ चुके हैं, और स्वर संधि की परिभाषा आप बता भी सकते हो क्या होगी, कि जिसमें स्वर से योग करता है, यानी जो 2 वर्णों का योग है इसमें स्वर ही और स्वरी होते हैं। ठीक है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और अंतिम पद का पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो उनके यानी स्वरों के योग से, ठीक है, स्वरों के योग से होने वाला मेल क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, स्वर संधि के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, और वो प्रकार होते हैं 5। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। अब कौन कौन से होते हैं, पहले होता है दीर्घ संधि, या कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि, और 5वां अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि। तो ये इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, तो ये भी आप पढ़ चुके होंगे।
लेकिन यहाँ पे केवल यह बताया जा रहा है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाधि संधि। अब एक एक की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से हम संधियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। विस्तार से हम किसी और लेक्चर में यहाँ पर आपके सामने इस टॉपिक को रखेंगे। तो मैं कुछ संधियों के उदाहरण लेता हूं और आपको बताते जाना है कि इनमें कौन कौन सी संधि होती है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं पहला परमात्मा। क्या है पहला? परमात्मा। अब आपको बताना है परमात्मा में कौन सी स्वर संधि है। मैं जो उदाहरण जो लिख रखा हूं आपके सामने, जो मैंने बताया है वो स्वर संधि का ही है, यानी इन पांचों में से ही कोई एक इसमें संधि है। तो है तो ये स्वर संधि का उदाहरण, लेकिन आपको बताना है परमात्मा में कौन सी स्वर संधि है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ अपना आंसर भी दे सकते हैं। तो परमात्मा की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? परम प्लस आत्मा। क्या होगा? परम प्लस आत्मा, उसे कहते हैं परमात्मा। ये कौन सी संधि होती है? तो यह जो संधि होगी वो होगी दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ संधि क्यों होगी? क्योंकि हम देखते हैं जो संधि होती है वह पहले पद के अंतिम वर्ण में होती है और पहले पद के अंतिम वर्ण में होती है और अंतिम पद के पहले वर्ण में होती है। ठीक है, यहीं पर तो क्या होता है? योग होता है। तो म में क्या छिपा हुआ है? म में छिपा हुआ है अ। म में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? अ स्वर छुपा हुआ है। तो यहां पर क्या है? अ, और यहां पर भी क्या है? अ। यहां पर भी पहला वर्ण क्या है? अ है, या कह सकते हैं आ है। ठीक है, तो जब अ और आ मिलते हैं तो क्या बनता है? दीर्घ आ बनता है। क्या बनता है? दीर्घ आ बनता है। तो जब अ मिलेगा आ से तो क्या बनेगा? दीर्घ आ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ आ बनेगा। तो जब दीर्घ आ बनेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? ये दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो परमात्मा में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, क्योंकि अ और आ मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ आ बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या होगा? दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? तो दूसरा उदाहरण, जो अंतिम उदाहरण हम देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम किसी दिन इन संधियों को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अभ्युदय। क्या है? उदाहरण है अभ्युदय। तो अभ्युदय में कौन सी संधि होगी? इसको समझते हैं। तो अभ्युदय में कौन सी संधि होगी? पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय। क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय। और जब यह संधि विच्छेद हो जाएगा अभि प्लस उदय, यानी यहां पर क्या छुपा हुआ है? ईश्वर, लघु ई छिपी हुई है, और यहां पे छुपा हुआ है लघु उ। और जब ए के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए, ठीक है, ए के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाता है, ए के अलावा ही अगर कोई दूसरा अन्य स्वर आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है? क्या बन जाता है? य बन जाता है। स्वर रहित य बन जाता है। स्वर रहित क्या बन जाता है? य बन जाता है। और जब स्वर रहित य बनेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। तो अभ्युदय में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। तो जो दो मैंने उदाहरण लिए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो परमात्मा और दूसरा क्या है? अभ्युदय, यानी अभि प्लस उदय। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद रखने हैं दोनों उदाहरण। तो आइए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए इससे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार।